फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन फर्स्ट बुक सेकंड का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। ये हमारा फाइनल वीडियो है। टॉपिक है हमारा इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इट मीन्स इब्न बतूता किन किन चीज़ों से अनफेमिलियर था। इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में दिल्ली में आया था। The subcontinent was part of the global network of communication that stretched from the China in the east to northwest Africa and the Europe in the west. इब्न बतूता जब दिल्ली में आया था तो इंडिया का कांटेक्ट जो ओवरसीज एरियाज थे उनसे हो गया था ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू। अब है हमारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन का, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का कांटेक्ट था। चाइना इन द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, चाइना का कांटेक्ट हो गया था अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट एरिया से ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू, प्लस यूरोप इन द वेस्ट और यूरोप के वेस्ट एरिया में। इब्न बतूता हिमसेल्फ traveled extensively through these lands and visiting sacred cities and spending time with a learned men and the rulers and often officiating and Qazi and enjoy the cosmography and culture of urban center where people who spoke Arabic, Persian and the Turkish and the other languages shared ideas and the informations। तो स्टूडेंट्स, इब्न बतूता जब इंडिया में आया था तो उसने इंडियन सोसाइटी का और इंडियन लैंड का बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। सबसे पहले है हमारा इब्न बतूता हिमसेल्फ ट्रैवल एक्सटेंसिवली थ्रू दीज लैंड। इब्न बतूता इंडियन लैंड पे उसने ट्रैवल किया विजिटिंग सैक्रेड सिटी, यानी कि उसने जो होली प्लेसेस थे उनको विजिट किया। एंड नेक्स्ट स्पेंडिंग टाइम ऑफ काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहा भी। एंड विथ लर्नड मैन एंड द रूलर्स, किन के साथ रहा था? जो स्कॉलर्स मैन थे और जो स्कॉलर्स रूलर थे उनके साथ रहा था। एंड ऑफन ऑफिशिएटिंग एज ए काजी, और उसे काजी की पोस्ट भी अपॉइंट की गई थी। एंड इंजॉइंग द कॉस्मो पिलर एंड द कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर, और अलग अलग जो अर्बन सेंटर में जो कल्चर था उसे इंजॉय भी किया था। नेक्स्ट इब्न बतूता ने बहुत सारी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया था, अरेबिक लैंग्वेज को, पर्शियन लैंग्वेज को, टर्किश लैंग्वेज को। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द कोकोनट एंड द पान। इब्न बतूता जब इंडिया में आया था तो वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया था। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इब्न बतूता स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर एविडेंट इन द वेज इन विच ही डिस्क्राइब द कोकोनट एंड द पान। इब्न बतूता इंडिया में आया था और इंडिया में आया था, ये किस तरीके से अचीव पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि इब्न बतूता इंडिया में आया था। इब्न बतूता ने अपनी रेहला बुक में कोकोनट और पान का डिस्क्रिप्शन बताया है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। इब्न बतूता अकाउंट दैट द मोस्ट सिटीज़। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ये आपके 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इब्न बतूता अकाउंट्स, इब्न बतूता के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, इट मीन्स रेहला में लिखा हुआ है। मोस्ट सिटीज़ हैड क्राउडेड स्ट्रीट, पूरी सिटीज़ थी, जो बहुत सारी सिटीज़ थी उनमें पूरी तरह से क्राउड था, वहाँ की गलियों में बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड ब्राइटनेस थी, कलर मार्क्ड, मतलब कि अलग अलग दुकानें थी। डैट वर स्टैक्ड विथ ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, जो बहुत सारे गुड्स से भरी हुई थी। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज ए वास्ट सिटी। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक वास्ट सिटी की फॉर्म में डिस्क्राइब किया विथ ए ग्रेट पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। द लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया के लार्जेस्ट सिटीज़ के रूप में इब्न बतूता ने अपने रेहला में बताया दिल्ली को। दौलताबाद इन महाराष्ट्र, दौलताबाद बताया महाराष्ट्र में सिचुएटेड थी, वॉज नो लेस, यहाँ भी पॉपुलेशन की कमी नहीं थी। ईजिली रिवेल्ड दिल्ली इनसाइड, और दिल्ली के बराबर ही थी। इट मीन्स इब्न बतूता ने मार्केट का डिस्क्रिप्शन किया कि मार्केट फुल भरे हुए थे पॉपुलेशन से, प्लस ये है मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड था और मार्केट में बहुत अलग अलग वैरायटी के गुड्स मिलते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बाजार न केवल चीज़ें खरीदने और बेचने का ही जो एरिया था नहीं था, बट ऑल्सो द हब। हब का मतलब होता है सेंटर, ये सोशल और कल्चर एक्टिविटी का भी सेंटर थे। मोस्ट बाजार हैड ए मॉस्क एंड द टेम्पल, मोस्टली बाज़ारों में क्या थी, मॉस्क थी या फिर मस्जिद थी या तो टेम्पल थे। एंड इन सम ऑफ देम एट लीस्ट स्पेस आर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर, म्यूजिशियन और द सिंगर्स। और मार्केट में कुछ प्लेसेस ऐसे भी थे जहाँ पे डांसर, म्यूजिशियन और सिंगर अपनी परफॉर्म को आगे बढ़ाते थे।
फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वॉर वेरी प्रोडक्टिव। इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहला में लिखा है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फॉर्म में थी बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि इंडिया की जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट टू क्रॉप्स ए ईयर। इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहला में लिखा है कि फार्मर्स वन ईयर में 2 क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे। ही ऑल्सो नोटेड दैट द सब कॉन्टिनेंट वॉज वेल इंटीग्रेटेड with inter-Asian network of trade and the commerce, with Indian manufacture being to great demand in both West Asia and the South Asia। इब्न बतूता ने अपनी बुक रहला में लिखा है कि इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड था। इट मीन्स इंडिया का कनेक्शन था एशियन नेटवर्क के साथ था ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू। इंडिया कनेक्ट थी, वेस्ट एशिया से भी कनेक्ट थी इंडिया ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू, और साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट थी ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू। फिर हमारा आ जाता है फैचिंग ह्यूज प्रॉफिट फॉर आर्टिसंस एंड द मर्चेंट। जब इंडिया बहुत दूसरी अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज से कनेक्ट थी ट्रेडिंग एक्टिविटी के थ्रू, तो आर्टिसन यानी कि जो हाथ से सामान बनाते हैं उन पर्सन को हम आर्टिसंस कहते हैं, और मर्चेंट्स उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। इंडियन टेक्सटाइल्स पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ, फाइन मसलिन इट मीन्स रेशम, सिल्क, ब्रोकेट्स एंड द साटन वर इन द ग्रेट डिमांड। इन सब की जो यूरोपियन मार्केट थे उनमें ग्रेट डिमांड थी। इब्न बतूता इन्फॉर्म्स अस दैट द सर्टन वेराइटी ऑफ द फाइन मुस्लिम वर सो एक्सपेंसिव। इब्न बतूता ने अपनी बुक रिहला में बताया कि जो मुस्लिम होता था वो बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव वे में सेल आउट होता था। दे कुड वॉर्न ओनली बाय द नोबल्स एंड द रिच पीपल्स। और जो ये मुस्लिम्स जो था वेराइटी का जो रेशम था वो केवल नोबल्स, वेल रिस्पेक्टेड पीपल्स और रिच पर्सन ही पहनते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सबसे पहले इंस का मतलब होता है स्मॉल होटल एंड द रेमिट का मतलब होता है कैंसर। अब हमारा आ जाता है ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इब्न बतूता ने अपनी बुक रहला में एक कम्युनिकेशन का यूनिक सिस्टम बताया। इब्न बतूता वॉज ऑल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया में पोस्टल सिस्टम डेवलप था, विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इंफॉर्मेशन एंड द रेमिट क्रेडिट अक्रॉस द डिस्टेंस। जिससे में क्या होता था कि जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। किसके थ्रू शेयर करते थे इन्फॉर्मेशन? पोस्टल सिस्टम के थ्रू शेयर करते थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट, इंडिया में पोस्टल सिस्टम भी डेवलप था। द पोस्टल सिस्टम वॉज सो एफिशिएंट। पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छे से एफिशिएंट वे में वर्क करता था। दैट इट टुक 50 days टू रिच दिल्ली फ्रॉम द सिंध। केवल 50 days में ही दिल्ली से सिंध में कोई भी इंफॉर्मेशन जा सकती थी। द न्यू रिपोर्ट्स ऑफ द स्पाइस वुड रीच द सुल्तान। स्पाइस का मतलब होता है कि जैसे गुप्तचर जो सीक्रेट एजेंसीज वगैरह थी वो सुल्तान के पास अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जाती थी तो क्या जाती थी, पोस्टल सिस्टम के जरिए जाती थी, केवल 5 days में ही चली जाती थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बर्नियर एंड द डेंजर ईस्ट। बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज मार्क्ड बाय द डिटेल ऑब्जर्वेशन। बर्नियर के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। बर्नियर ने मुगल एम्पायर में आया था और इस मुगल एम्पायर का बहुत डिटेलली डिस्क्रिप्शन दिया है। क्रिटिकल इंसाइट का मतलब होता है जो रॉयल फैमिली होती है वो, एंड रिफ्लेक्शन। इसमें मुगल एम्पायर में जो रॉयल फैमिलीज थी बर्नियर ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर हीज अकाउंट कंटेंस डिस्कशन ट्राइंग टू प्लेस हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। बर्नियर ने अपने अकाउंट में यानी कि अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में मुगल एम्पायर के बारे में बताया। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विथ कंटेम्प्रेरी यूरोप। बर्नियर ने मुगल इंडिया यानी कि मुगल जब इंडिया में थे उस टाइम को यूरोपियन टाइम से कंपेयर किया है। जनरली एम्फेसाइज द सुपीरियरिटी ऑफ द लेटर। हीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ द बाइनर अपोजिशन एंड वेयर इंडिया इज प्रेजेंटेड एज द इनवर्स टू यूरोप। इसमें इंडिया की जो सिचुएशन है उसे किससे कंपैरिजन किया है? यूरोपियन सिचुएशन से। और इंडिया की सिचुएशन को यूरोपियन सिचुएशन से कंपैरिजन करते हुए बर्नियर ने यूरोपियन जो कंट्रीज थी उन्हें बेस्ट बताया। फिर है द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ओनरशिप। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of the private property in land to the former. It means मुगल इंडिया और यूरोप में एक बड़ा डिफरेंस था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की लैकनेस थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट जो ऑनरशिप थी लैंड पर
उसकी लाइकनेस थी मुगल इंडिया में, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा था। ही वॉज ए फर्म बिलीव इन द वर्च्यूज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सम क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ साइड द स्टेट एंड द इट्स पीपल। इट मीन्स ये बताया कि जो यूरोपियंस थे उनका ये कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी केवल खुद का ही होना, वो खुद बिलीव करता था, यानी कि वो खुद यूरोपियन था तो उसने खुद ने बिलीव किया था कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे खुद का ही राइट होना, ऑन राइट होना, इट मीन इंडिविजुअल राइट होना, ये हार्मफुल है, पीपल्स के लिए भी हार्मफुल है और दूसरे पर्सनस के लिए भी हार्मफुल है। ही थॉट दैट द मुगल एम्पायर एंड द एम्परर ऑन ऑल द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग दीज मुगल। बर्नियर ने कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पे क्या था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो किसी के पास भी नहीं थी, जबकि मुगल एम्पायर में प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और लैंड ऑनरशिप थी। और लैंड ऑनरशिप होने के कारण एम्परर होता था, वो पूरी लैंड का जो लैंड ऑनर होता था और वो अपने बिहाफ पे ही दूसरे लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर हमारा आ जाता है owing to crown ownership of land, argued Bernier, landholders could not pass on their land to their children। लेकिन इसमें ये है कि भाई क्राउन ऑनरशिप के बेस पे ही लैंड ऑनरशिप को हम जजमेंट कर सकते हैं। बर्नियर ने कहा है कि जो लैंड होल्डर्स थे, जिनके पास लैंड होती थी, वो अपने बच्चों को भी कई बार लैंड नहीं देते थे। सो वर दे एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेंस एंड द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो दे एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म, इसलिए ये सब ऐसे इसलिए करते थे कि वो अपने चिल्ड्रन को इसलिए नहीं देते थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैड देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ द क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंड लॉर्डर्स इन वेस्टर्न यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी की लाइकनेस इसलिए थी क्योंकि वो इम्प्रूविंग करना चाहते थे लैंड लॉर्ड्स की सिचुएशन को, और प्रीजेंट के जो उनके साथ कनेक्शन थे उसको इम्प्रूव करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी। बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है अनडिफरेंशिएट मासेस ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड पीपल्स सच इज सब्जेक्टेड बाय ए स्मॉल माइनॉरिटी। बर्नियर ने कहा है कि जो सब्जेक्ट होते थे, यानी कि जो पीपल्स होते थे, प्रजा होती थी, वो बहुत ही छोटी माइनॉरिटी में होती थी। लेकिन क्या था, वो छोटी माइनॉरिटी में होती तो थी लेकिन वो पावरफुल होते थे। इट मीन्स बर्नियर ने कहा है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक तो रिच पीपल और एक है पावरफुल रूलिंग क्लास पीपल। Between the poorest of the poor and the richest of the richer, and there was no social group and the class for the name Bernier confidently asserted there is no middle state in India। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में, यानी कि हमारा लेसन फर्स्ट था, बुक सेकंड का पार्ट था, हमने अपने फाइनल वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश किया।